नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ राजेश। मोदी सरकार को 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। चाय पे जहाँ से चर्चा शुरू हुई थी, वो सरकार अपना 1 साल का कार्यकाल खत्म करने जा रही है। क्या वाकई में मोदी सरकार अपने वादे को पूरे करने में सफल रही या नहीं, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं, अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। हमारी ठीक बगल में पुष्पेंद्र चौधरी हैं, जो किसानों के नेता हैं, कृषि के लिए काम करते हैं और कृषि विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। साथ में देवेंद्र शास्त्री जी हैं, पत्रकार रहे हैं और प्रसिद्ध विश्लेषक हैं। साथ में दुर्गेश उपाध्याय हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रसिद्ध विश्लेषक हैं। और हम तमाम मेहमानों से इनकी राय जानना चाहेंगे इस पूरे मसले पर। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। पहले देवेंद्र की चर्चा आपसे, क्योंकि आपने देखा जिस हिसाब से गुजरात से मोदी का रथ चला, नरेंद्र मोदी का रथ चला, और पूरे देश में उन्होंने जिस हिसाब से जनता को एक उम्मीद बंधाई और उन्होंने जो भाषण दिया, चाय पे चर्चा जो शुरू हुई थी, अचानक रैली और लहर में तब्दील हुई। क्या वो रैली और लहर में जिस तरह के वादे किए गए, वो वादे निभाने में मोदी सरकार सफल रही या नहीं? देखिए, जिस तरह की आशाएं लोगों को हैं मोदी जी से, वो पूरी हो गई हैं ये तो आप अभी नहीं कह सकते हैं। 1 साल में बहुत लंबे चौड़े तीर चलाए भी नहीं जा सकते हैं। 1 साल कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम पीरियड नहीं होता किसी सरकार को एनालाइज करने के लिए। लेकिन कुछ हद तक हम ये देख सकते हैं कि लोग अभी पूरी तरह से निराश नहीं हुए हैं। अभी लोगों को अभी भी आशा है। देखिए, 3-4 मुद्दे थे जिन पर आप एनालाइज कर सकते हैं कि सरकार ने क्या किया। सबसे बड़ा एक मुद्दा था भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार के इशू पे सरकार ने, ये कह सकते हैं कि सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसमें लोगों को थोड़ा अभी भी ये है कि भाई सरकार शायद ईमानदारी से काम कर रही है और नरेंद्र मोदी किसी को खाने पीने नहीं दे रहे। दूसरा मुद्दा महंगाई का था। महंगाई वाले पार्ट पर अभी ये नहीं कह सकते हैं कि सारी कीमतें डाउन हो गई हैं और लेवल पे आ गई हैं, कुछ बढ़ भी गई हैं और कुछ कंट्रोल में हैं। तो अभी लोगों को ये आशा है कि शायद सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं, ये जीएसटी का एक इशू है, ये सब लागू होंगे तो शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी लोगों की आशाएं बंधी हुई हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी बहुत बड़ी सफलताएं उनके खाते में नहीं है, लेकिन असफलता भी ऐसी आप नहीं बता सकते कि जिनसे आप कह दें कि लीजिए साहब ये तो फेल कर गए। देखिए, जिन फ्रंट पर इनको सफलता हासिल हुई है, ये सच है कि विदेशों में आपका क्लाउड जो है पहले के मुकाबले बेटर हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बाहर की मीडिया को देख लीजिए, आप अपनी मीडिया को मत देखिए, आप विदेशी मीडिया को देखिए, आप अपने विरोधी मीडिया को देखिए, वहाँ पर इस चीज़ की चर्चा है। इस चीज़ को ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहूँगा तो वहाँ की मीडिया को मैं कई बार फॉलो करता हूँ, तो वहाँ पर ये चर्चा का विषय है कि नरेंद्र मोदी ने देखिए किस तरह से हिंदुस्तान की जो है छवि बढ़ा दी और हमारे यहाँ क्या हो रहा है। तो ये इस बात का इंडिकेटर है कि जो फॉरेन पॉलिसी के पार्ट पर इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और इससे पहले की सरकारें सुस्त पड़ी हुई थी, कुछ कर नहीं रही थी। और दूसरा जो लोकल जैसे रिफॉर्म के एक पार्ट पे हम बात करेंगे। रोकना चाहूँगा कि पहले फॉरेन पॉलिसी की हम लोग बात कर लें। फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने जो उनकी जो पॉलिसी मोदी जी ने दिया, लुक ईस्ट पॉलिसी उन्होंने दिया। उसके बाद पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते की बात उन्होंने की और चाइना को जिस हिसाब से अपने करीब लाया, जो कि पूर्ववर्ती सरकार में ऐसा कुछ नहीं था। और उसमें जिस समय चाइनीज प्रीमियर यहाँ आए थे, चाइनीज प्रेसिडेंट आए थे, उस समय इनक्रोचमेंट भी अपने यहाँ हुआ, उसको लेके सरकार को आलोचना भी झेलनी पड़ी। फिर मोदी जी ने दूसरी यात्रा की इन्वेस्टमेंट को लेके, बिजनेस को लेके। तो क्या पड़ोसी को लेके जो मोदी सरकार की नीति रही है और चाइना, विशेषकर चाइना को लेके, क्या हम उसको सफल मान सकते हैं? देखिए, चाइना के मामले में तो मैं पहले से मेरा ये धारणा है कि चाइना को लेकर के आप कॉन्फिडेंटली कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसकी एक एनिमी की छवि जो है अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। आप जब पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो सारी ऐसी गतिविधियां करता है जो कि फ्रेंडली नहीं है, और आपसे सीधे जब डील करता है तो शायद वो ऐसे बिहेव करता है कि व्यापारिक तौर पर वो बहुत अच्छा आपका सहयोगी हो सकता है। लेकिन चाइना का सारा जो पिटारा है वो अभी खुला नहीं है। जब बॉर्डर के इशू पे आपकी बातचीत होगी
और तमाम दूसरे इश्यूज़ पे जो कि कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, कन्फ्लिक्शन इसमें आता है, वहाँ पर आप चाइना को लेकर के कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि चाइना जो है आपके साथ सहयोग करेगा या नहीं करेगा। मैं अभी भी नरेंद्र मोदी जी की इस यात्रा के बावजूद मैं नहीं मानता कि अभी भी चीन जो है पूरी तरह से रिलायबल तरीके से आपके साथ काम करने को तैयार हो गया है। अमेरिकन पॉलिसी की अगर हम चर्चा करें, क्योंकि हमें कहा जाता है कि यूपीए की जो सरकार थी, अमेरिका से उसके बहुत अच्छे रिश्ते थे। उसने न्यूक्लियर डील को उस समय किया, काफ़ी विरोध के बावजूद। उसके बाद जो बराक ओबामा अपने यहाँ आए, उसके साथ जो रिश्ते बने, उसको कैसे आप देखते हैं उस समय? देखिए, नरेंद्र मोदी में एक तो खास बात है कि जब विदेशी मेहमान कोई आते हैं या ये खुद विदेश में यात्रा पर जाते हैं, तो इनका प्रोग्राम जो है वेल डिफाइन होता है और टारगेटेड होता है, और उसको सक्सेस बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई जाती है। हमारी तरह से इस अब से पहले की सरकारों की तरह से आधे अधूरे तरीके से कोई काम नहीं होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि इनकी जो भी तमाम यात्राएं या किसी भी लीडर से इनकी मुलाकात है, बराक ओबामा हो और चाहे चाइनीज़ प्रीमियर हो या आपके दूसरे देशों के जो भी हेड्स हैं, उनसे इनकी मुलाकात जो है कॉन्क्रीट होती है, उसका कुछ रिज़ल्ट आपको दिखाई देता है। भले ही अल्टीमेटली वो शायद उतना रिज़ल्ट देने वाला ना हो, बट ऑन पेपर और मीडिया में वो पूरी तरह से प्रोजेक्टेड होता है। तो इस मामले में नरेंद्र मोदी का जो मैनेजमेंट है उसकी दाद देनी होगी। शास्त्री जी, हम रिफॉर्म पे भी चर्चा करेंगे आपसे, बहुत कुछ जानना चाहेंगे। इससे पहले मैं चलता हूँ दुर्गेश उपाध्याय जी के पास, और दुर्गेश जी से हम ये जानना चाहेंगे। दुर्गेश जी, जिस हिसाब से सरकार का पिछले 1 साल का कार्यकाल रहा, संगठन और सरकार के बीच में जो समन्वय होना चाहिए, जो संवाद होना चाहिए, जो तालमेल होना चाहिए, वो कितना अच्छा रहा? क्या संगठन सरकार पे हावी रहा, या नरेंद्र मोदी जो सरकार है वो संगठन पे हावी रहे? तो संगठन और सरकार के बीच में जो संबंध रहे, जो तालमेल, उसको आप कैसे देखते हैं पिछले 1 साल में? देखिए, अभी हम लोग शास्त्री जी को सुन भी रहे थे और बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि विदेश नीति के मामले पर जो है नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। जहाँ तक आपके प्रश्न का जवाब की बात है, संगठन में वो बहुत एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने बहुत ही खास अमित शाह को ले आए, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद अमित शाह की अध्यक्षता में महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, और जहाँ तक मैं समझता हूँ, नरेंद्र मोदी का जो ऑरा है उसके ही बल पर अब तक जो है जो जीत हासिल हुई है वो हो सकी है। संगठन में अमित शाह जो है लोकसभा चुनाव में जो बोला गया कि भाई उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मार्जिन जो है पैदा किया, बहुत ज़्यादा सीटें वो लेकर के आए। लेकिन बाद के जो विधानसभा चुनाव हुए, कहीं ना कहीं उसमें उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवश्यकता पड़ी। सारी रैलियों में उनको जाना पड़ा, उनको अंत में उतारना पड़ा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अभी भी, अब 1 साल होने पर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड है वो ब्रांड ही अभी अब तक काम कर रहा है। संगठन के तौर पर उन्हीं की छत्र छाया में अमित शाह अब जो है संगठन का जितना विस्तार कर लें, चाहे सारी जो भी चीज़ें हों। हालांकि उसमें भी एक बहस का विषय है कि संगठन में बहुत सारे जो पुराने जो नेता हैं, क्योंकि बीजेपी को हमेशा एक ऐसी पार्टी माना जाता है जहां सेम स्टेचर के कई नेता हुआ करते थे, और एक कलेक्टिव जो लीडरशिप इस पार्टी में हमेशा रही है, जिसको कि मोदी और शाह की जोड़ी ने तोड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि संगठन का कोई बहुत ज़्यादा असर जो है वो सरकार पर है। नरेंद्र मोदी ही हर जगह है, और जनमानस जो है वो भी उन्हीं की तरफ देखता है। और अभी 1 साल थोड़ा सा अर्ली होगा उनके बारे में कोई भी एक राय बनाने में कि वो पास हुए कि या फेल हुए। हाँ, लेकिन आपने देखा होगा कि जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जो सिस्टर्स जो ग्रुप है, आप विश्व हिंदू परिषद की बात करें, आप आरएसएस की बात करें, बजरंग दल की बात करें, जो आरएसएस तो मदर मानी जाती है, मदर ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो क्या आरएसएस सरकार पे हावी रही, या जो विश्व हिंदू परिषद और इन लोग तमाम जो विवाद आए, एक के बार के बाद एक नेता बयान देते रहे, उस बयान को लेकर सरकार की किरकिरी होती रही पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर भी, उसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से ये
बहुत पिछले एक साल में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि संघ और सरकार के बीच जो तालमेल की बातचीत है, कई ऐसे मुद्दे आए। कई बार तो बीजेपी के सांसदों ने, जिनमें साक्षी महाराज हो गए, साध्वी निरंजन ज्योति हो गई, इन लोगों ने कुछ ऐसे बेतुकी से बयान दिए जिससे खुद प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा होना पड़ा। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि इन सब सारी बातों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उनकी पिछली अपनी छवि से बाहर निकलते हुए, उन्होंने इसको शुरू में तो कुछ बोले नहीं, और अगर बोले तो उन्होंने इसको पूरी तरह से सुशासन के मुद्दे पर ले जाकर के किनारे कर दिया कि भाई हम सभी धर्म संप्रदाय इन सब सारी चीज़ों को किनारे करके हम केवल विकास की बात करेंगे, हम सुशासन की बात करेंगे, हम सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो रस्साकसी अभी भी जारी है, और प्रधानमंत्री के सामने संघ को साधना और संघ को संतुष्ट करते हुए अपनी सरकार को चला ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। पुष्पेंद्र जी, अब एक सवाल आपसे सीधा है कि प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया काम किया, चाहे जिस फ्रंट पे हो, जहां हो, लोग विश्लेषक बता रहे हैं उसकी आलोचना, लेकिन एक जगह जहां प्रधानमंत्री किसानों का मुद्दा आया, चाहे उस जमीन का मुद्दा आया, लैंड एक्विजिशन बिल को लेके बार बार ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, वहाँ पे बीजेपी सरकार लगातार फंसती हुई नजर आई। इसका क्या कारण था? क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो कदम उठा रहे थे वो किसानों के हित में थे, या वो विकास से जुड़ा हुआ मामला था? देखिए, जहाँ तक सबसे पहले विदेश नीति के बारे में शास्त्री जी ने कहा और तमाम मुद्दों को दुर्गेश जी ने भी बताया। कहावत गांव में ये है कि घर खीर तो बाहर खीर, ये कहावत नहीं है राजेश जी के बाहर खीर तो घर खीर। यानी यदि बाहर सक्सेसफुल आप हो गए, चाइना में बड़ा अच्छा करा है या अमेरिका के साथ बड़े अच्छे संबंध बना लिए, यानी वहाँ खीर खाया है, तो आपको यहाँ भी खीर परोसी जाएगी। पहले आप घर में अपनी खीर को ठीक करिए, तो बाहर भी आपको जनता और देश जो है रिकग्नाइज करेंगे। जहाँ तक आपने सवाल किसानों की बात का किया है, किसानों के मुद्दे पर जिस प्रकार से ये लोग बार बार ऑर्डिनेंस लाना, फिर उसको लोकसभा में बिल के रूप में लाना, फिर राज्यसभा से तक जाते जाते उसका मर जाना, फिर दोबारा से ऑर्डिनेंस लाना, इससे सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी भी हुई है और सरकार की मंशा पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा है कि भाई अगर आप मेरे हित का कोई काम कर रहे हैं और मेरे हित का बिल ला रहे हैं, तो आपको जो हमने चुन के लोग भेजे हैं, चाहे वो यहाँ हो, लोकसभा में हो या राज्यसभा में भी इनडायरेक्ट रूप से लोग गए हुए हैं, मेरे हित की यदि बिल आप ला रहे हैं तो उसे मेरे सामने पेश करने में, रखने में, बिल को संसद की जो संसदीय प्रणाली है उसके माध्यम से पास कराने में आपको क्या आपत्ति है? आप बार बार ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, तो क्या जल्दबाजी है? क्या चीज़ है जो आप जो है जल्दबाजी में पास कराना चाह रहे हैं? तो इसमें बड़ा एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगा हुआ है और किरकिरी सरकार की हो रही है। किसानों के मामले में 2-3 मुद्दे हैं। शास्त्री जी, फिर सवाल आपसे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो बात मोदी सरकार ने की थी आते के साथ, क्या उसको कर पाने में वो सफल रही या नहीं, और उसमें सबसे बड़ा रोड़ा क्या था? और क्योंकि मेक इन इंडिया जो उन्होंने स्लोगन दिया, जो नारा दिया, जो कि मेन थीम समझा जाता था सरकार के विकास को लेके, डेवलपमेंट को लेके और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके, वहाँ पे कहीं ना कहीं रुकावट, एक रोड़ा महसूस हुआ। तो क्या रिफॉर्म में क्या दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे बड़ा कदम तो जीएसटी का इस सरकार को उठाना है। मुझे लग रहा है कि हालांकि बजट में ये चीज़ क्लियर कर दी इस सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि हम 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी जो है देश में लागू कर देंगे। ये उनका टारगेट है जो कि उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। लेकिन अभी तक जीएसटी को लागू करने के लिए जो बेसिक वर्क होना था वो नहीं कर पाई है सरकार। जीएसटी पे तो सिर्फ कांग्रेस अब अड़ंगा लगा रही है। हाँ, विपक्ष अड़ंगा लगा, जीएसटी तो तैयार है बिल्कुल। हाँ, तो अड़ंगा लगा रही है, इसको अभी हर्डल बनी हुई है। अगर ये टाइमली नहीं पास हुआ तो शायद वो डेडलाइन निकल जाएगी और रिफॉर्म की जो प्रोसेस है जो इस सरकार को कर देनी चाहिए थी वो सक्सेसफुली नहीं हो पाएगी। और ये जीएसटी जो है, मैं समझता हूँ कि इस सरकार के लिए जीएसटी का पास होना, इसकी सफलता और असफलता की चाबी उसी में है। अगर जीएसटी टाइमली निकल गई और इस सरकार के कार्यकाल के दौरान इसके रिजल्ट आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार को एक और टर्म जो है इसी इकोनॉमिक रिफॉर्म के आधार पे मिल सकता है। और अगर ये टाइमली नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि सरकार को बहुत बड़ी परेशानी जो है ये होने वाली है और आर्थिक सुधार की प्रोसेस जो है ना वो आगे नहीं बढ़ेगी। और जो हम देश की जनता इस सरकार से आशा लगाई हुई है कि अच्छे दिन आ गए हैं या बुरे दिन चले गए हैं,
वो वाली बात जो है वो सफलतापूर्वक ये सरकार जो है साबित नहीं कर सकती है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो मुझे लगता है कि ये था। बाकी के मेक इन इंडिया और तमाम दूसरे स्लोगन्स तो देखिए ये रिफॉर्म्स के बाद की प्रोसेस की चीज़ें हैं। आप इन्वेस्टमेंट एफडीआई वगैरह खोली जा रही हैं, तमाम इन्वेस्टमेंट तभी आएंगे जबकि आप यहाँ पर टैक्स रिजीम को नॉर्मलाइज कर देंगे। यहाँ पर जो इंडस्ट्री लगाने के लिए जो प्रोसेस है उसके सिस्टम को थोड़ा सा आसान बना देंगे और जो यहाँ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसको भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं और उस फ्रंट पर मुझे लगता है कि सिर्फ एक उस पर काम हुआ है और वो है थोड़ा सा भ्रष्टाचार में कुछ परसेंटेज की गिरावट है। इसके अलावा रिफॉर्म के पार्ट पे ये सरकार अभी तक कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठा सकी है। भ्रष्टाचार या कालाधन के मसले पर दुर्गेश जी, ये सरकार जो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, क्या लगता है आपको कालाधन पे एक बिल इन्होंने संसद में पास करा लिया है और कालाधन को लेकर SIT भी इन्होंने बनाया है, तो जिस हिसाब से लोगों का एक्सपेक्टेशन था इस देश में कि 15 लाख रुपए आ जाएंगे तो ये हो जाएगा कालाधन पर, इस तरह से हो जाए, तो भ्रष्टाचार और कालाधन को कंट्रोल करने में या उस मामले को लेकर सरकार कितना आगे बढ़ी? देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा था कालाधन का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषणों के दौरान इस पर बहुत ज़्यादा जोर भी दिया था। उन्होंने कहा था कि आप हमको चुन करके भेजिए और हम सत्ता में आते ही कालाधन पूरा जो है वापस लाएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे। ये जनमानस के सामने उन्होंने कहा। लेकिन जब सरकार बनी, वो सत्तासीन हुए, तो उसके बाद से धीरे धीरे यू टर्न उसमें आने लगा और उसके बाद उनको वो सच्चाई समझ में आने लगी कि ये इतना आसान नहीं है। जो भी विदेशों में कालाधन पड़ा है उसको देश में ले आना, और जो बाबा रामदेव एक मुहिम अब चला रहे थे कि भाई ये आना ही चाहिए और इससे पूरी देश की गरीबी मतलब जो है उसका वो हो सकता है। तो मुझे लगता है कि वो सारी बातों पे कहीं ना कहीं सरकार ने यू टर्न एक तरह से लिया और आज की डेट में ठीक है आपने कानून पास कर दिया, आपने उसमें कुछ ऐसे नॉर्म्स बना दिए कि अगर कोई अपनी संपत्ति जो है घोषित करना चाहे तो उसको छूट दे करके या कुछ अपना कर चुका करके वो ऐसे कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो संतुष्टि जिस संतुष्टि की आप बात कर रहे थे या जिस पैमाने पर आप कालाधन जो है व्यापक पैमाने पर वापस लाने की आप बात कर रहे थे, जनमानस में इसको लेकर के निराशा हुई और सरकार की कहीं ना कहीं इस पर किरकिरी भी हुई। तो अब उसको जितनी तेज़ी से उस डैमेज कंट्रोल को मतलब मैनेज करने की जो कोशिश हो सकती है सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि कालाधन के मुद्दे पर सरकार से जो भी अपेक्षाएं थी जनमानस की वो उस तरह से पूरी नहीं हो पाई हैं और कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ में सरकार ने एक ऐसा मुद्दा दिया है जिस पर विपक्ष उसको बार बार घेरेगा। शास्त्री जी, एक सवाल आपसे है कि मेक इन इंडिया की जो बार बार नारे को लेकर, स्लोगन को लेकर या उसके थीम को लेकर बार बार मोदी विदेशों में जा रहे हैं, क्या मेक इन इंडिया को भारत की धरती पर उतारना कितना आसान है और कितना कठिन है, इसको हम समझना चाहते हैं कि मोदी सरकार के लिए रास्ता कितना कठिन है मेक इन इंडिया को भारत की ज़मीन पर उतारना? देखिए, इसमें जो आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर कोई विदेशी या NRIs या विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियां अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं तो वो एक कंडूसिव एनवायरनमेंट चाहेंगी। उनके लिए आप प्रोसेस जो है वो आसान करेंगे तब वो यहाँ पर आएंगे। आपको पता होगा कि पिछले दिनों जो 2-3 विदेशी कंपनियां हैं जो टैक्स इशू को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थी। वोडाफोन का एक केस हुआ था, हीरो होंडा का एक केस हुआ था। तो वो सारी टैक्स की प्रोसेस जो है हमारे यहाँ कॉम्प्लिकेटेड है, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर्स बिना सोचे समझे हो जाते हैं और उसके बाद कोर्ट तक केस चलते हैं और कोर्ट से जा कर के रिलीफ ली जाती है। तो एक प्रोसेस है कि आप विदेशी इन्वेस्टमेंट तब आएगा आपके यहाँ कि जब आप जो है उनके लिए जो आपके ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है उसको आसान बनाएंगे। उसमें अभी भी मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे मंत्रालयों ने और डिपार्टमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी के नाम पर ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी शिकंजा उतना ढीला नहीं है जितना होना चाहिए एक बाहर से आने वाले मेहमान के लिए।
और दूसरी बात, अभी भी आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मसला है वो अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंचा है। आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर तब आएगा जब इंडस्ट्री, मेक इन इंडिया के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके यहाँ तब होगा जब आपके पास पूरा पावर हो, जब आपके पास पानी हो, जब आपके पास तमाम रोड और दूरसंचार की सुविधाएं उस तरह से बनी हुई हों, तब जा कर के आपके यहाँ कोई आ कर के अपनी इंडस्ट्री लगाएगा। तो अभी भी आधारभूत ढांचे पे काम जो है इस सरकार को करना है। सड़क, तमाम कॉरिडोर्स, तमाम स्टोरेज की फैसिलिटीज़, ये सारी अभी भी आपके यहाँ उस तरह से अवेलेबल नहीं है जो कि एक लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो वो प्रोसेस भी अभी बाकी है। हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं, पुष्प चौधरी पुष्पेंद्र। ये कहने का आधारभूत ढांचे की बात किया जा रहा है कि सरकार मेक इन इंडिया में तब तक सफल नहीं होगी जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड और लेकिन लैंड को लेके इन लोगों का विरोध काफ़ी है। लैंड को ये लोग विकास से जोड़ के देख नहीं रहे हैं। किसानों की जो समस्या थी पुष्पेंद्र जी, जो स्वामीनाथन आयोग की बात हो रही थी, जो किसान चैनल लाने की बात हुई है, जो कि किसान चैनल लाया भी जा रहा है, और तमाम तरह किसानों के लिए जो फैसिलिटी की बात हो रही है, क्या लगता है कि ये सरकार उस मामले में कामयाब हो पाएगी? देखिए, और ज़मीन अगर आप नहीं देंगे तो विकास कैसे होगा? देखिए राजेश जी, इस देश का किसान जब भी देश को आवश्यकता पड़ी है, चाहे वो नहरों का जाल अंग्रेज़ों के समय पे बिछाया गया हो, सड़कें बनाई गई हों या रेल मार्ग बनाए गए हों, तो ज़मीन तो किसान ने दी है। किसान केवल ये चाहता है कि उसकी ज़मीन 1000-2000 रुपये गज में लेकर के बिल्डरों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को या थैलीशाहों को जो दे दी जाती है 30-30, 40-40 हज़ार रुपये गज में, एक तो वो किसान की जो ज़मीन का सीधी तरीके से जो लूट होती है वो बंद हो। दूसरा, उसके आने वाली पीढ़ी और अपने रोज़गार का कुछ बंदोबस्त हो, तभी जो है किसान इसके लिए सहमत होगा। लेकिन बंदर बांट के लिए किसान सहमत नहीं है। तीसरी चीज़, जो लैंड एक्विजिशन बिल की बात बार बार आ रही है, इसका विरोध क्यों हो रहा है? भाई, पहले आपने पीपीपी मॉडल में 70% किसानों का जो है सहमति का प्रावधान था, प्राइवेट में 80% किसानों का प्रावधान था सहमति का। तो सहमति का जो प्रावधान है उसे हटाने की जो मंशा है, उससे किसान बड़ा परेशान है। किसान ये कहता है कि आप मेरे हक का कोई काम यदि कर रहे हैं तो डंके की चोट पे करिए ना, मुझे बताइए, मैं अपने हक का प्रोजेक्ट जो है उसे क्यों मना करूंगा? जब मैं अपने हक की, अपने हित की सरकार चुनने का अधिकार इस देश में रखता हूं, तो क्या लोकतंत्र में अपने हक का मैं प्रोजेक्ट नहीं चुन पाऊंगा? उसके विवेक पर जो प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, उस चीज़ को सरकार, चाहे चलो 1 मिनट के लिए मंशा ठीक भी मान लें सरकार की, उसमें कोई संतुष्टि पूर्वक सेटिस्फैक्ट्री जवाब सरकार देश के किसानों के सामने, जनता के सामने नहीं रख पाई है। दूसरा, बेमौसम जो ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है, और जिससे पूरे जो है नॉर्थ इंडिया में किसानों ने आत्महत्या की है, और वो आत्महत्या लास्ट में आकर के जंतर मंतर पर भी जो है गजेंद्र ने की, किसान ने, हमारे भाई ने। तो ये जो काम हुआ है, ये एक जो उसको स्वामीनाथन आयोग की आपने बात की, उसमें ये बात थी कि जो भी कॉस्टिंग आएगी उसके 50% मुनाफा रख करके किसान को दिया जाएगा, जबकि इस बार जो बोनस भी दिया जाता है वो भी 2-3 सरकारों ने काटने का काम किया है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसमें सरकार से जो है किसान परेशान है, इस देश का बदहाल है, उसके सामने रोजी रोटी की समस्या, जीवन यापन की समस्या खड़ी हुई है। बड़ी बात करते रहना, हम मेक इन इंडिया करेंगे, तो मेक इन इंडिया में राहुल गांधी वाली बात कहूँगा कि भाई किसान भी तो कहीं ना कहीं देश का पेट भर के एक मेक इन इंडिया का काम कर रहा है, उसको इस प्रोसेस से अलग ना हटाया जाए। किसान अपनी ज़मीन डेवलपमेंट के लिए देने को तैयार है, लेकिन उसको उचित मुआवजा मिले और उसके आने वाली पीढ़ियों का बंदोबस्त हो, तो वो निश्चित रूप से जो है आपके साथ है, और उसका बंदरबाट करेंगे, छीनेंगे, फैलीशाऊ देंगे, तो किसान बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। शास्त्री जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, इस सरकार के लिए आने वाले दिनों में, अभी तो 1 साल पूरा हुआ है और अभी हम कंक्लूजन पे भी नहीं आ सकते हैं, 4 साल और हैं, तो सरकार के लिए आने वाले दिनों में क्या सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, हम इस पे चर्चा करें। देखिए, अब हिंदुस्तान का जो यूथ है, जिसकी ताकत के बूते पर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, मुझे लगता है कि वो एक यंग जनरेशन है जिसकी इंस्पिरेशंस थी, जो बदलाव चाहता था, और उसने जब उसके नज़र में नरेंद्र मोदी टिक गए तो नरेंद्र मोदी जो है वो पार्टी से बड़े हो गए और वो जीत गए।
तो अब जो उसकी इंस्पिरेशंस हैं, रोजगार, अच्छी ज़िंदगी, बड़ा डेवलपमेंट, वो अगर अब पूरा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि अगला एक साल जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए सीरियस परीक्षा का साल होगा। अगर एक साल 1.5 साल में इस देश के यंग जनरेशन को वो सपने जो उसके दिमाग में हैं वो पूरे होते नज़र नहीं आए तो ये सरकार जी के लिए जो है आगे सरवाइव करने को तो कोई गिर नहीं जाएगी, बट आगे जो है अगला टर्म हासिल करना जो आसान नहीं होगा। और यूथ के लिए सबसे बड़ा जो टारगेट है वो है उसकी इनकम, रोजगार। क्या रोजगार की व्यवस्था ये सरकार कर पाती है? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ताकि रोजगार मिले इस देश में? क्या महंगाई आपकी नीचे आती है ताकि लोगों का जीवन यापन जो है आसान हो सके? क्या डेवलपमेंट उस गति से होता है कि जो बताया गया है कि आप जो है हिंदुस्तान को जो है विश्व में एक बड़ी ताकत के रूप तौर पे आप, हाँ, तो वो ये सारी चुनौतियां हैं जो इस सरकार ने या ख़ास तौर पे कह दें नरेंद्र मोदी ने जो एक पिक्चर बनाई थी कि हम इस तरह का डेवलपमेंट करेंगे, हम सबका साथ लेकर के चलेंगे, हम रोज़गार के अवसर पैदा करेंगे, हम जो है महंगाई कम कर देंगे, हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे। तो ये 4-5 मुद्दे हैं जिन पर अब अगले एक साल में इस सरकार को कॉन्क्रीट रिजल्ट देना है और उसका रोड मैप जो है इस सरकार को अब सामने जो है देना पड़ेगा। अदरवाइज इस सरकार के लिए आगे जो है चुनौतियां ज़्यादा मुश्किल होंगी। दुर्गेश जी, यही सवाल आपसे है कि सरकार जिस हिसाब से आरएसएस, बीएसपी, तमाम जो उसके अपने संगठन हैं, उससे उसके मन माफिक अपने आप को चलाना, सरकार को गवर्न करना, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी? क्या लगता है कि आने वाले दिनों में एक साल में जब हमने ये देखा तरह तरह का बयानबाजी, कुछ अंदरूनी कला, कुछ खिंचाव, इधर खिंचाव, तो क्या लगता है कि ये चीज़ें बढ़ेंगी या घटेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती ये भी है कि जो संगठन है या जो उनका जो एक अपना जो पेरेंट बॉडी है, जो संघ है, और जो उनकी एक आइडियोलॉजी का केंद्र है, जो कि वहाँ से बार बार जो एक प्रेशर आता है सरकार के ऊपर, वो प्रेशर प्रधानमंत्री के ऊपर भी है। प्रधानमंत्री भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि इस दबाव को वो कैसे हैंडल करें, और ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे अब उनको अगर बीच में वो संतुलन नहीं बना पाए तो जाहिर सी बात है कि फिर अंदरूनी कलश का उनको से जो है पार्टी को या उनकी सरकार को गुजरना पड़ेगा, क्योंकि संघ का दबाव रहेगा, संघ की दखलंदाजी कम नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि जो एक रोड मैप का जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक बीच की एक ऐसी रणनीति बनानी होगी, क्योंकि संघ भी भाई देश का विकास चाहता है, सरकार भी देश का के विकास के लिए ही सत्ता में आई है, लेकिन जो एक आइडियोलॉजी की जो बात होती है, जो एक सोच की बात होती है, संघ का जो अपना एजेंडा है, जो हिंदू राष्ट्रवाद का एजेंडा है, अगर उस पर बातचीत को आगे बढ़ा करके और एक बीच में बैलेंस कहीं प्रधानमंत्री नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात है कि फिर बातें डिरेल होंगी और जो है संघ से तो टकराव बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जनमानस में भी अच्छी छवि नहीं जाएगी। और आप अपना एक विकासवादी पुरुष का चेहरा लेकर के सामने आए हैं, और उसमें अगर संघ बार बार इंटरवीन करेगा, संघ अपनी योजना लागू करने की कोशिश करेगा, या जो आपके ही कुछ ऐसे सांसद हैं या जो ऐसे प्रतिनिधि हैं जो कई बार बेतुके बयान देते हैं, अगर उनकी बयानबाजी को पर आप लगाम नहीं लगाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। जी पुष्पेंद्र जी, लास्ट में आखिरी सवाल आपसे, इस देश का मूड क्या है इस सरकार को लेकर? आने वाले दिनों में कैसा मूड होगा? कई राज्यों में चुनाव होने हैं, बिहार में, बंगाल में, यूपी में, हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है। गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पहले थे, वहाँ से आए प्रधानमंत्री बने। इस देश का मूड क्या है? देखिए, इस देश का मूड ये है कि एक साल से केवल यही बताया जा रहा है कि बड़ा अच्छा खाना बन रहा है, और ये भी दिखाया जा रहा है कि बड़ी अच्छी खुशबू रसोई से आ रही है, लेकिन अभी थाली जो है वो खाली है। और जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसान तो केवल ये चाह रहा है कि भैया ज़मीन के अच्छे रेट मिल जाएं, फसलों के अच्छे दाम मिल जाएं, उसके बच्चों को रोज़गार मिल जाए, उसके साथ लूट खसोट ना हो, और जब भी उसके ऊपर प्राकृतिक आपदाएं आएँ तो इस देश की सरकार उसके साथ खड़ी हो, और ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने उसके रखी जाएँ।
तब निश्चित रूप से तो इसका क्या लगता है कि आपको पिछले दिनों जो घटनाएं हुई, जो प्राकृतिक आपदाएं आई, जो किसानों के साथ जो समस्या हुई, क्या उसमें सरकार खड़ी नहीं रही? सरकार ने जो भी काम किए वो कागजों में तो बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो कोई किसी को 200 रुपये का, किसी को 500 रुपये का चेक दे दिया गया और फसलें कट गई, उसके बाद सर्वे का कहाँ से सवाल आता है? जब फसल कट गई, घर चली गई, तो उसके बाद सर्वे का आप कहाँ से करेंगे? समय पर ना सर्वे हो पाया है, ना किसानों को मुआवजा मिला है, जिन्होंने आत्महत्या की है उनको भी कोई मुआवजा नहीं मिला है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है केवल ये दिखा रही हैं कि हम बड़ा अच्छा खाना बना रहे हैं, आप खुशबू सूंघते रहिए, लेकिन जब तक खाना आएगा नहीं तब तक जो है संतुष्टि इस देश की जनता को और खासकर किसानों को नहीं होने वाली। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बातचीत में हिस्सा लिया। और सवाल साफ है कि जो चर्चा के दौरान एक ही बात आ रही है कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर विकास के रथ पे सवार हैं, तब तक तो उनका रथ चलता रहेगा, और विकास से हटकर कहीं भी अगर दूसरे राह पे जाते हैं तो उनके लिए रास्ता ये कठिन होगा, ये चुनौतियाँ भरी डगर होगी। आगे इस बातचीत में इतना ही, अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार।